नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास SST जिसके अंदर आपकी पुस्तक आर्थिक विकास की समझ अध्याय दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। मैंने आपको 3 क्षेत्रकों के बारे में बताया था, जिसके अंदर से हमने एक का जो आधार था यानी कि जो आर्थिक आधार के जो क्षेत्रक थे उसको हमने पढ़ लिया था और उसके अंदर 3 प्रकार के क्षेत्रक बताए गए थे, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रक, उनको हमने पढ़ लिया था। आज हम उन्हीं क्षेत्रकों की तुलना की बात करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। भी सबसे पहले हमें इस बात को समझना है भी प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक देखो, हमें क्या समझना है भी, ये प्राथमिक था, ये द्वितीयक व तृतीय, ये जो तीनों जो क्षेत्र थे, इन्हीं तीनों के बारे में हमें तुलना करनी है और भी बताना है भी इनके अंदर क्या खास बात है, भी इनकी हम क्यों तुलना कर रहे हैं इस प्रकार से। तो देखिए, प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया और तृतीय क्षेत्रक, ये हमने तीनों पढ़ लिए। अब देखिए आगे भी, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रक विविध उत्पादन कार्यों से अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, देखिए भी, ये जो 3 जो क्षेत्रक थे जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रक, तो इसके अंदर क्या था भी, ये विविध उत्पादन कार्य यानी कि इनका जो उत्पादन कार्य था वो क्या था, अलग था। यहाँ पर ये प्राथमिक है, यहाँ पर ये डायरेक्ट जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होती है, जो हम प्राकृतिक रूप से ग्रहण करते हैं वस्तुओं को, उनका उपयोग करते हैं। यहाँ पर उत्पादन अलग था। उसके बाद में देखिए द्वितीयक हो गया, यानी कि यहाँ पर उद्योग हो गया, उद्योग के द्वारा जो निर्मित है। ये जो है तृतीयक, ये प्राथमिक व द्वितीय दोनों क्षेत्रकों को सेवाएं प्रदान करता है, इसका उत्पादन कार्य अलग हो गया। तो यानी कि विविध उत्पादन कार्यों से अधिक मात्रा में, तो ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यानी कि अपने अलग अलग क्षेत्र के अंदर ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का ये उत्पादन करते हैं। जब यहाँ पर ये उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर ये कितने लोग हैं, काम करते हैं, इस प्रकार से। तो जो 3 जो क्षेत्रक है जिनकी तुलना करनी है, तो ये जो हमारे सामने ये जो परिभाषा है, इसको देख के हमारे सामने 2 प्रश्न उठते हैं और वो 2 प्रश्न किस प्रकार से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इसको आपको समझना, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रक जो है ये क्या करते हैं, अपने अलग अलग कार्यों से इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और जब ये उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं। इसी के कारण हम 3 क्षेत्रों की
तुलना कर रहे हैं। जब इन तीन क्षेत्रकों की तुलना कर रहे हैं तो हमारे सामने दो प्रश्न उठकर आते हैं। वो देखिए किस प्रकार से। तो पहला देखिए, प्रत्येक क्षेत्रक में विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करें, कैसे करें। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है भी, कुल उत्पादन को कैसे जाने, कैसे जाने। ये आपके सामने दो क्वेश्चन निकलकर सामने आते हैं जिसके अंदर हमने बात की थी भी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर जो वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करें। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो कुल उत्पादन हो रहा है उसको हम किस प्रकार से जाने, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए पहली लाइन का हम अर्थ समझते हैं भी, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर ये कह रहा है भी अलग अलग जो वस्तुएं और सेवाएं उनकी गणना करनी है, ये असंभव है। यानी कि हर वस्तु की हम गणना नहीं कर सकते, जो भी सेवाएं हैं उनकी हम गणना नहीं कर सकते। तो पहली जो लाइन है हमारी, इन दो प्रश्नों के अंदर हम बात करें, जब हम तुलना कर रहे हैं तो मैं यहां से बिल्कुल आगे लिख रहा हूं, यहां से इतनी लाइन, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना, तो मैं शॉर्ट में यहां पर लिख रहा हूं, सेवाओं की गणना करना असंभव है। ठीक है, असंभव है। तो ये जो असंभव है, तो इसके लिए जो कुछ अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बताया, तो यानी कि सेवाओं की गणना करना असंभव है, इसलिए अर्थ शास्त्रियों ने सुझाव दिया। भी अर्थशास्त्रियों ने क्या दिया, सुझाव दिया। तो ये सुझाव क्या दिया इन अर्थशास्त्रियों ने, उसकी हम बात करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो उत्पादन की गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी हम गणना करना असंभव है। इसलिए जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने सुझाव दिया था। वो सुझाव क्या दिया था भी, उत्पादित वस्तुएं हैं, उत्पादित वस्तुएं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना के स्थान पर मूल्य का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करें। ये जो अर्थशास्त्री कहते हैं भी जो भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की गणना करने की हमें आवश्यकता नहीं है, उनके स्थान के ऊपर हमें किसका उपयोग करना है,
मूल्य का उपयोग करना है। जिस प्रकार, कैसे वो समझिए आप। जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूं है और ये जो है ये क्या रेट है, जैसे 8 रुपये है, तो कितना हो गया 80,000। अब इसका कहने का मतलब है हमें ये नहीं बताना भी 10,000 किलोग्राम में गेहूं लेके आए, नहीं, भी 80,000 रुपये की ये वस्तु है सिर्फ। उसके बाद में दूसरे की और बात करूं भी 5,000 नारियल और इसका जो रेट है वो जैसे 10 रुपये प्रति नारियल, 8 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहां पर क्या हो जाता है ये 50,000 भी 50,000 रुपये के नारियल हो गए और 80,000 रुपये की गेहूं हो गई। ठीक है भाई, इनकी जो गणना करने की ये जो संख्या है इसको हमें श्योर नहीं करना है, बल्कि हमें किसका उपयोग करना है, मूल्य का उपयोग करना है। अब इसी मूल्य को आधार मानकर हम बात करते हैं अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की कैसे गणना करनी। ये मूल्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मूल्य क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी के अंदर। ये आपके एग्जाम्पल है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की गणना। करना ये क्या कहता है भी जो वस्तुएं और सेवाओं की जो गणना करनी है वो किसकी, अंतिम वस्तुओं की हमें गणना करनी है, और किस रूप में, मूल्य के रूप में। तो हम कह सकते हैं भाई इसको पहले तो आप एग्जाम्पल से समझिए भाई अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की गणना किस प्रकार से करनी है। भी लास्ट के अंदर ये कह रहा है भी जब सारा का सारा कुछ प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए तो जो अंत के अंदर जो है वो वस्तु और सेवाओं की हम गणना किस प्रकार से करें, उसको हम कहते हैं अंतिम वस्तु। जैसे देखिए, आपके एक एग्जाम्पल है गेहूं वाला जो हमने अभी किया था, यानी कि एक किसान है, वो क्या है भी 10,000 किलोग्राम गेहूं, ठीक है, क्या रेट बेचता है, 8 रुपये, 8 रुपये प्रति, तो कितने का हो गया, 80,000 का हो गया। ठीक है, तो ये तो गेहूं क्या करता है, वो किसी को बेच देता है आगे 8 रुपये। तो उसके बाद में ये जो गेहूं बेचता है, तो गेहूं बेचने के बाद में क्या हो जाता है भी आटा पीसने वाला, आटा पीसने वाला वो क्या करता है, 10 रुपये की प्रति दर से 10 रुपये की प्रति दर से किसको बेच देता है, बिस्कुट कंपनी को। ठीक, अब सारा ये रिजल्ट नहीं, हमें प्रति दर यानी कि 1 किलोग्राम की हम बात कर रहे हैं। अब भी 10 रुपये प्रति दर से वो किसको बेच देता है, बिस्कुट कंपनी को। कंपनी क्या करती है, इस प्रोडक्ट को तैयार करती है, इसको तैयार करती है, तो वो जो पैकेट जो बन के जो सामने आता है इससे, तो वो 60 रुपये के अंदर है, 60 रुपये में कितने, 4 पैकेट बनते हैं पैकेट। तो यहां पर प्रति का क्या कितना हो गया, यानी कि एक का प्रति का हो गया अपने 15 रुपये प्रति पैकेट। भी एक पैकेट क्या जो है
वो कितना हो गया, यानी कि 8 रुपए के अंदर लिया, उसके बाद में 10 रुपए के अंदर उसने बिस्कुट कंपनी को आटा बेच दिया। अब ये जो बिस्कुट जो कंपनी है उसने क्या बनाए, 4 पैकेट बनाए, ये नहीं अभी सीधा ही बनाया, इसने इसके अंदर चीनी भी डाली है, यानी कि इसके अंदर चीनी, उसके बाद में घी, और उसके बाद में इसने क्या किया, पैकिंग भी की है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर जो खर्चा लग के कितना हो गया, यानी कि 60 रुपए के अंदर 4 पैकेट बने हैं, तो एक पैकेट की कीमत कितनी होगी, 15 रुपए हो गई। तो ये कहता है ये जो है ये 15 रुपए अंतिम, इसको हमें क्या करना चाहिए, इसकी हमें गणना करनी चाहिए, ठीक है। और इसकी गणना हमें किस रूप में करनी चाहिए, मूल्य के रूप में करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके 2 छोटे छोटे से सवाल है, यानी कि 2 क्वेश्चन है, उनको आपको हल करना है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना के ऊपर मूल्य की बात कर रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जीडीपी। जीडीपी और मध्यवर्ती अब हम बात करते हैं आगे सकल घरेलू उत्पाद की, ठीक है। ये क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। देखिए इसकी परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। तो यानी कि किसी देश के भीतर है किसी विशेष वर्ष में की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये हो गया आपका सकल घरेलू उत्पाद। आपसे पूछे सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, यानी कि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वही बात होगी। और एक क्वेश्चन और है सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद में एक और है भी मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी है, उसके बाद में हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो इसके अंदर जो आएगा आपके गेहूं, आटा, उसके बाद में जैसे बिस्कुट हो गया तो वो बिस्कुट कौन सी हो जाएगी, आपकी अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं ये हो गई। और अंतिम वस्तुओं की मैं बात करूं यहां पर अंतिम वस्तुएं, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी बिस्कुट हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे भी मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी है और अंतिम वस्तुएं कौन सी है। तो हमने जो गणना की जी किसके रूप में, मूल्य के रूप में, जो अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की गणना मूल्य के रूप में। यानी कि हमने कहा था भी इसकी जो गणना करना है वो असंभव है, लेकिन हम इसके मूल्य को शो करना चाहिए, ठीक है, अंतिम वस्तुओं के। तो यहां पर देखिए ये अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य को शो करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं आपसे पूछे तो गेहूं हो गया, आटा हो गया, और अंतिम वस्तुएं आपसे पूछे तो बिस्कुट हो गया।
तो कुल मिला के हम बात करें भी जो तीनों जो क्षेत्रक थे उनकी हमने तुलना के बारे में बात की थी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के अंदर भी किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो आज हमने जो टॉपिक किया है, इस टॉपिक के अंदर अगर सबसे जो महत्वपूर्ण है तो वो ये है आपका सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं और मध्यवर्ती वस्तु में कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।